नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी जो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के वो सारे कवर करें, तो उसकी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और काफी सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर भी किया था। देखिए, निम्न में से कौन जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके याद में दिया जाता है, तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में आपका जो है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और आपका ये पाने वाले पहले भारतीय पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि पहला एशियाई कौन था। एशियाई का मतलब आपका बनेगा कि एशिया का पहला व्यक्ति आपसे पूछ ले, तब भी दोनों केस के अंदर आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय और एशिया का पहला व्यक्ति बना था रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था, तो इनको 1913 के अंदर जो वो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो इनको साहित्य का या लिटरेचर का आप बोल सकते हो, साहित्य या लिटरेचर का इनको जो है वो दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इनकी एक रचना थी, कौन सी, इनकी एक रचना थी जो थी आपकी गीतांजलि। और इस गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो है वो दिया गया था कौन सा, ये 1913 का नोबेल पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, आप इनकी द्वारा एक रचना किसकी है, जन गण मन की। तो जन गण मन यानी कि आपका जन गण मन जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय गान, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसी जन गण मन को सबसे पहली बार कब गाया गया, तो दिसंबर 1911 के अंदर जो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसके अंदर सबसे पहले इसको गाया गया था। और उसके बाद इसको कब अपनाया गया, तो इसी जन गण मन को आपका राष्ट्रीय गान के तौर पर 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा इसको अपना लिया गया। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया। इन्होंने किसकी रचना की, जनगण मन की। इसके अलावा अपना ही पड़ोसी देश कौन सा, बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गान कौन सा है, जैसे अपना जनगण मन है वैसे इसी बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। तो ये अमार सोनार बांग्ला जो है ये भी किसकी रचना की गई, अमार सोनार बांग्ला, इसकी भी रचना की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी आप बोल सकते हो भारत की और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रीय गान की रचना की गई रविंद्रनाथ टैगोर। और साथ ही जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उसके अंदर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था उसको आपका बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी, इनको सर की या नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी। सर की या नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि दी गई। और उसके बाद आपका जो 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919, इस हत्याकांड के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस कर दी थी, तो यही सर और नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस दे दी थी। वहीं पे महात्मा गांधी के द्वारा केसर ए हिंद जो है वो उपाधि वापस दी जाती है। यानी कि आपसे केसर ए हिंद, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस की, तो सर और नाइटहुड की। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की इनको उपाधि दी गई थी पहले, वो इन्होंने जो है वो वापस कर दी थी। इसके अलावा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मदर टेरेसा जो दीर्घ है ये भारत की तरफ से एकमात्र महिला जिनको आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और शांति के क्षेत्र में इनको, शांति के क्षेत्र का इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है पीस के लिए। और कब मिला इनको, 1979 के अंदर इनको जो है वो आपका ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया, समाज सेवा कार्यों के लिए इनको दिया गया। दूसरा देखिए सीवी रमन जो यहाँ पर दीर्घ है, तो सीवी रमन जो है इनको आपका कब दिया गया, 1930 के अंदर। किसके लिए, फिजिक्स के अंदर इनको जो है वो आपका ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 के अंदर फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो इनको दिया जाता है। किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो, आपसे ये पूछ ले कि एक तो नोबेल प्राइज तो हमने बात कर ली, एशिया का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज जो वो किसको बोला जाता है। साथ ही आपसे पूछ ले मैथ का नोबेल प्राइज जो वो किसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखो, इनके राइट आंसर बताओ क्या हो जाएंगे। तो इनके राइट आंसर अगर आपको पता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं। देखिए, एशिया का नोबेल प्राइज जो वो बोला जाता है किसको, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस से दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। और मैथ का नोबेल प्राइज बोला जाता है एबल प्राइज को। तो एबल प्राइज जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बात तो ये दिया जाता है मैथ के लिए आपका दिया जाता है एबल प्राइज, और इसको मैथ का नोबेल प्राइज भी इसको बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये कौन सा वाद्य बजाते थे? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो आपका शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो रहेगा आपका राइट आंसर। जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे इनको भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से कब इनको दिया गया? तो भारत रत्न इनको दिया गया 2001 के अंदर। और 2001 के अंदर दिया गया किस किस को? लता मंगेशकर को भी दिया गया, लता मंगेशकर को भी आपका दिया गया 2001 के अंदर। प्लस में आपका किसको? बिस्मिल्लाह खान को इनको दिया गया था। इन दोनों को आपका 2001 के अंदर भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लता मंगेशकर की बात आई है तो आप ये ध्यान रखना कि हरियाणा की लता मंगेशकर किसको बोलते हैं? तो हरियाणा की लता मंगेशकर जो है वो बोला जाता है किसको? मोनिका सोनी को। ये मोनिका सोनी जो है इनको बोलते हैं हरियाणा की लता मंगेशकर। और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से इनका जो है वो रहेगा संबंध। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए पहाड़ी स्थान कुन्नूर जो है ये आपका कहां पर स्थित है? तो पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहां पर स्थित हो जाएगा? ये तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो रहेगा आपका राइट आंसर। ये कुन्नूर आप बोल सकते हो या कुन्नूर हो जाएगा ये कुन्नूर। तो ये कुन्नूर कहां पर है? अभी हाल ही में आपको पता होगा जो भारत के पहले सीडीएस, भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ आपके जो पहले सीडीएस कौन? डॉक्टर विपिन रावत। तो ये डॉक्टर विपिन रावत जो है ये जा रहे थे एक साथ, मतलब ये इनकी वाइफ और ये टोटल 14 लोग एक हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे थे। और जो विमान दुर्घटना जो होती है कब होती है? 8 दिसंबर 2021 को। और इसके अंदर लगभग सारे के सारे जितने भी 14 इसके अंदर सवार थे उन सभी की इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। और ये घटना कहां पर होती है? ये इसी कुन्नूर के पास होती है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। एक तरह का पहाड़ी एरिया है और इसी के पास यहाँ पर जो इनका एरोप्लेन जो था यानी हेलीकॉप्टर जो था, हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर कौन सा था इनका? हेलीकॉप्टर भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। MI-17V5। तो ये आपका जो है एक हेलीकॉप्टर था, ये क्रैश होता है कहां पे? इसी कुन्नूर के पास पहाड़ी एरिया के अंदर। और 8 दिसंबर 2021 भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जो है उनकी हम इसके अंदर मृत्यु हो जाती है। और अभी वर्तमान के अंदर सीडीएस अभी कोई नहीं है, जल्दी ही इसके बारे में जो भी अपडेट आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सहारा जो है ये आपका कहां पे पड़ता है? तो सहारा आपका अफ्रीका के अंदर रहेगा। अफ्रीका के अंदर आपका जो रहेगा कौन सा? सहारा मरुस्थल। भारत के अंदर कौन सा है? तो भारत का आपका थार मरुस्थल रहेगा। भारत का आपका थार जो कि भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत आपका आता है, दोनों में थार हो गया। इसके अलावा जो ये टकला मकान जो देखा है इसको टकला मकान भी हम बोल सकते हैं, टकला मकान, या ये आपका जो तकाला मकान आप इसको बोल सकते हो। तो ये टकला मकान कहां पर है? ये चीन के अंदर आपका रहेगा। कहां पर है? चीन के अंदर ये टकला मकान पड़ेगा। इसके अलावा गोबी जो है ये गोबी कहां पर है? ये चीन और मंगोलिया के बीच में, चीन और मंगोलिया के बीच में आपका कौन सा पड़ेगा? तो वो पड़ेगा आपका गोबी मरुस्थल। तो ये आप ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान जो कि कहां पर है? अफ्रीका के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतिम आपका मुगल सम्राट कौन था? भारत के अंदर जो मुगल शासन जो है उसकी शुरुआत होती है कब? आपकी 1526 के अंदर। तो 1526 का जो पानीपत का युद्ध होता है, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 को, इसी पानीपत के पहले युद्ध के बाद भारत के अंदर मुगल शासन जो है उसकी शुरुआत होती है। और इसका अंतिम कौन था? तो सबसे लास्ट के अंदर जब बात थी 1857 की क्रांति की, उस समय इसी क्रांति का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? यही बहादुर शाह जो द्वितीय जो है ये कौन था? ये नेतृत्व करता था किसका? 1857 की क्रांति का। और ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसको उठाकर कहां पर? जो आपकी जेल के अंदर, बर्मा की जेल के अंदर इसको जो है वो बंद कर दिया था और वहां पे इसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और इसके जो बेटे थे उनकी भी हत्या जो है वो अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। और यानी कि बहादुर शाह भी गया, इनके बेटे भी गए, तो यहाँ पर ये जो क्या हो गया? अंतिम मुगल सम्राट हो गया बहादुर शाह द्वितीय, जो कि राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय आपसे ये पूछे 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका नेता भी था यही बहादुर शाह जो आपका द्वितीय है। और इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का विफल होने का कारण एक ये भी बनता है कि इसका नेता जो बनाया गया था, इसका लीडर जो बनाया गया था बहादुर शाह, ये काफी उम्रदराज व्यक्ति था। तो इसीलिए भी कह सकते हैं कि एक तरह का विफल होने के अंदर ये भी एक कारण इसके अंदर शामिल है। अकबर द्वितीय जो है, आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय जो है जिनको आपका जाना जाता है,
सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कृतियों को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का जो अहम रोल था, तो इन्हीं राजा राम मोहन राय को जो ये राजा नाम इनके आगे लगा हुआ है ना, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय को जो राजा का जो टाइटल है ये दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने देखिए, जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही इससे भी होकर आपका गुजरता है। तो जो सिक्किम जो है, सिक्किम आपका हम कह सकते हैं जो आपके पूर्वी राज्यों में से एक है सिक्किम, और इसकी अंदर जो आपका अक्षांश जो गुजरता है वो आपका गुजरता है राजस्थान में से भी। तो राइट आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी इसके अंदर करेक्शन कर लेना अगर आपके पास ये पीडीएफ है। वैसे इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी इश्यू है, तो वो सारे के सारे हम बिल्कुल एग्जैक्ट इनके राइट आंसर कवर करेंगे। राजस्थान जो है, राजस्थान और सिक्किम में से आपका एक ही जो है वो आपका अक्षांश यहाँ से गुजरता है। सिक्किम की यहाँ पर बात की गई है, तो सिक्किम आपका जो है वो रहेगा दूसरा सबसे छोटा राज्य, दूसरा सबसे छोटा राज्य। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा? सिक्किम। अब आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटे राज्यों के अंतर्गत सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा गोवा, जिसका नाम सबसे छोटा है वही सबसे छोटा, यानी GOA, गोवा 3 लेटर सबसे छोटा नाम, यानी कि ये भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे आपसे पूछ ले S से सेकंड और S से आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, S से सेकंड और S से सिक्किम। तीसरे नंबर पे आपसे पूछ ले त्रिपुरा, त्रि का मतलब 3, यानी कि तीसरे नंबर पे त्रिपुरा जो है वो सबसे छोटा राज्य जो है वो हो जाएगा। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। अभी वर्तमान के अंदर टोटल 28 राज्य है और प्लस में आपके 8 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें आपके लेटेस्ट के अंदर कौन से, जो जम्मू कश्मीर जो है, इसके अंदर से जो आपकी धारा 370 और 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को इनको आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कमेंट करके बताना कि राजस्थान के साथ अपने कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के साथ कितनी बाउंड्री लगती है हमारी, पंजाब के साथ हमारे कितने जिले जो है वो टच होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन हरियाणा जीके की क्लास में हम कवर कर रहे हैं। हरियाणा जीके की क्लास की भी आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किनके साथ की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी तुलना किसके साथ की जाती है? तो इनकी की जाती है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। जब भारत को जब आजाद किया गया उस समय भारत जो है वो अलग अलग आपका 565 रियासतों के अंतर्गत बंटा हुआ था, 565 रियासतों में बंटा गया था। अंग्रेजों ने क्या किया, जब भारत को आजाद किया था उस समय जो आपके हम कह सकते हैं, यानी कि भारत के लोगों को सौंपा गया था, तो उस समय जो उसके अंदर जो पत्र जो था उसके अंदर क्या लिखा गया था कि हम भारत को आजाद करने अपनी तरफ से, लेकिन जो भारत के लोग जो है, भारत की जो रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से वो भारत में रहना चाहिए, स्वतंत्र रह सकती है, ये उसके अंदर दिया गया था। लेकिन ये 565 रियासतें जो थी इनका एकीकरण करने का काम किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो किया गया था। सरदार पटेल के द्वारा किया गया इन 565 रियासतों का एकीकरण। लेकिन इनमें से कितनी 562 रियासतें जो उनका एकीकरण किया गया, इनका एकीकरण किया गया किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए बिस्मार्क के नाम से आपका जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनको बिस्मार्क के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जर्मनी जो है उसका भी एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। और भारत का जो एकीकरण, जो 562 रियासतें जो थी उनको एक करने का काम किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी इनको बोला जाता है। अब 562 रियासतों का एकीकरण कर दिया गया, लेकिन 3 कौन कौन सी बच गई थी? तो एक तो आपकी जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ रियासत बच गई थी। उसके बाद आपकी कौन सी? जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इनको जो है वो बाद में विलय किया गया। और बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप जानते हैं, अभी 31 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पर अलग ही जो है प्रावधान थे, उनको यहाँ पर खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश जो वो बना दिया गया। और एरिया वाइज अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो लद्दाख जो है वो रहेगा। लद्दाख सबसे बड़ा आपका एरिया वाइज आपका केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। हरियाणा जो है एरिया के अंतर्गत आपसे पूछ ले कि किस नंबर पे है, तो हरियाणा एरिया के अकॉर्डिंग वैसे तो रहेगा 20वें नंबर पे, अगर आपसे पूछ ले अकेले राज्य की बात। लेकिन अगर आपसे राज्य प्लस में यूटी के बारे में आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर हरियाणा का कौन सा स्थान है, तब रहेगा 21वां स्थान हरियाणा का भारत के अंदर। और 21वां यानी कि यूटी कौन सा है? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है ये हरियाणा के राज्य से इसकी
एरिया जो है वो आपका ज्यादा रहेगा, इसीलिए आपका लद्दाख यूटी जो है वो सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हो जाएगा। राइट आंसर जो बन गया आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनकी याद में आपका 31 अक्टूबर को आपका कौन सा डे मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने एकीकरण किया था, यानी कि एकीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, आपका नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं 31 अक्टूबर, जो कि किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। और इसी 31 अक्टूबर 2018 को आपका शुरू हुआ कौन सा? भारत के अंदर सबसे बड़ी जो आपका बनाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये आपकी बनाई गई कितनी? 182 मीटर ऊंची। आपसे फीट पूछ ले तो 597 फीट ऊंची जो एक मूर्ति बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये किसकी याद में यानी कि किसके नाम पर है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपका एक मूर्ति बनाएगी, जो कि किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर आपकी ये यहाँ पर बनाई गई है, नर्मदा नदी। ठीक है, और तो बाकी ये चीज ध्यान रख लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे पहले? कमेंट करके बताना, पहले किस पोस्ट पे ऊपर ये आपके सबसे पहले चुने गए थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भक्त व संगीतज्ञ जो आपके सूरदास जो है, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास, ये किसके समकालीन थे? तो बिल्कुल अकबर के समकालीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अकबर जो है ये आपका 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, इसके बाद राजा बनता है। कितनी उम्र में? क्योंकि 1542 के अंदर इसका जन्म होता है, अक्टूबर 1942। 14 साल की उम्र में ये राजा बनता है और उसके बाद 1605 तक ये जो है वो शासन करता है। और इसी के दौरान थे भक्त व संगीतज्ञ सूरदास, जो कि जन्म से अंधे थे। इनका संबंध कहाँ से? सिही फरीदाबाद से इनका संबंध रहेगा। और इनकी रचना है कुछ एक, जो कि सूरसागर सूरसारावली जो है वो रचना रहेगी संत सूरदास की। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर किसका बेटा था? तो हुमायूं का बेटा था अकबर। एक मील जो कितने किलोमीटर के बराबर है? तो एक मील आपका जो है कितने किलोमीटर के बराबर? तो ये रहेगा 1.6093। लगभग आप बोल सकते हो कि 1.5 किलोमीटर के लगभग बराबर है 1.60। तो ये एग्जैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। एक मील आपका इतने के बराबर रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? यानी कि आपसे पूछ ले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये कब? 3 मई को आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। जो आपका प्रेस फ्रीडम से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, अपना आर्टिकल कौन सा प्रेस फ्रीडम से जुड़ा हुआ? तो आर्टिकल अपना हो जाएगा जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। और कौन से? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके जो मौलिक अधिकार है, इन्हीं में एक आर्टिकल है जिसके अंतर्गत प्रेस की फ्रीडम है। यानी कि प्रेस फ्रीडम आपकी किसके अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका आता है कौन सा? प्रेस फ्रीडम। और विश्व प्रेस फ्रीडम यानी मुद्रण स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को आपका मनाया जाता है। और अभी 2021 के अंतर्गत एक रैंकिंग जारी की गई थी, कौन सी थी? आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग जो जारी की गई थी फ्रीडम। तो इसके अंतर्गत आपसे ये पूछ ले कि 2021 के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश आया? नॉर्वे। दूसरे नंबर पे कौन सा आया? आपका फिनलैंड। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? आपका डेनमार्क। तो ये डेनमार्क जो है ये तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे नॉर्वे, पहला तो जरूर ध्यान रखना है, पहला नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। और भारत की बात की जाए, भारत की, तो वो थी 142वीं रैंक। 142वीं रैंक थी किसकी? भारत की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बना यहाँ पे। 7 मई जो है, 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे मनाते हैं। एथलीट डे जो है वो आपका मनाया जाता है 7 मई को यहाँ पे। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला किसकी राजधानी हो जाएगी? ये हो जाएगी त्रिपुरा की। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, त्रिपुरा की राजधानी आपकी हो जाएगी अगरतला। इसके अलावा मणिपुर जो है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की आपकी इम्फाल हो जाएगी। तेलंगाना किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना हैदराबाद की आपकी, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी कौन सी है? कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। त्रिपुरा के जो अभी हाल ही में आपके गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो त्रिपुरा के गवर्नर है अभी कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आपको याद होगा, नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल। हरियाणा के आपके अभी वर्तमान के अंदर 18वें नंबर के जो आपके गवर्नर बने हैं कौन? बंडारू दत्तात्रेय। तो ये बंडारू दत्तात्रेय जो आपके अभी
आपके बने 18वें नंबर के गवर्नर, इनका संबंध तेलंगाना से है, ठीक है। और इनसे पहले आपके कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य थे, और इन्हीं ये अभी वर्तमान के अंदर किसके है, तो त्रिपुरा के आपके गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसके लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये हो जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। इनका आपसे ये पूछ ले कि मूल नाम जो है इनका क्या है, ओरिजिनल नाम इनका क्या है। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका असली नाम है, ठीक है। और वैसे ही इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल शंकर तिवारी जो है वो इनका आपका ओरिजिनल नेम हो जाएगा, मूल शंकर तिवारी। जो आपके स्वामी दयानंद जो है, इन्होंने किसकी रचना की थी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछ ले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, जिनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने कब रचना की आर्य समाज की, 10 अप्रैल 1875 को जो है वो स्थापना करते हैं किसकी, आर्य समाज की। और 1880 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कहाँ आते हैं, 1880 के अंतर्गत 1880 में ये हरियाणा के अंदर आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में। और कहां पर आते हैं, रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर आपसे पूछ ले आए थे। और आर्य समाज की जो है पहली शाखा खोली जाती है कहां पर, आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा के अंदर कहां पर खोली जाती है, रेवाड़ी के अंदर ही खोली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। स्वामी रामदेव जो है, स्वामी रामदेव इनका ओरिजिनल नाम क्या है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर तिवारी है, वैसे स्वामी रामदेव इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़, अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ के अंदर है ये। और यहां से इनका संबंध है। इनका असली नाम यानी कि इनका नाम क्या हो जाएगा, राम किशन यादव जो है वो इनका नाम है, राम किशन यादव जो है वो नाम रहेगा स्वामी रामदेव का। इनके गुरु कौन है, इनके गुरु यही नीचे वाले ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो दिया गया, आचार्य बलदेव, जो कि गुरु किसके है, स्वामी रामदेव जो है इनके गुरु हो जाएंगे आचार्य बलदेव। आचार्य रामदेव यानी स्वामी रामदेव जो है एक तरह से इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, गॉडमैन टू टाइकून और माई लाइफ माई मिशन जो है ये पुस्तक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई, कमेंट करके बताना। ये एक पुस्तक है जो कि किससे जुड़ी हुई है, स्वामी रामदेव से जुड़ी हुई है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता तो आप चेक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बताना, वरना नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु जो है वो आपका कौन सा है, तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो हो जाएगा, राजस्थान जो है उसका आपका राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका रहेगा राइट आंसर। वैसे आपका स्टेट एनिमल जो है वो आपका ये कैमल भी हो जाएगा, यानी जिसको कैमल हम बोलते हैं। और इसके अलावा अगर ये ऑप्शन के अंदर ना हो तो चिंकारा भी आप बोल सकते हो, यानी कि आपका चिंकारा जो है वो आपका ऑफिशियली स्टेट एनिमल जो है वो आपका राजस्थान का कौन सा, चिंकारा भी हो सकता है। ऊंट भी है और आपका चिंकारा भी है, तो ये आप ध्यान रखना है इसके बारे में। तो अपना राइट आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान के साथ अपनी सबसे ज्यादा सीमा लगती है हरियाणा की, और इसके साथ आपके कितने, तो 7 जिले जो है वो अपनी सीमा बनाते हैं। राजस्थान के भी आपके 7 जिले हो जाएंगे। राजस्थान जो अभी वर्तमान में इनके सीएम जो है वो कौन है, वो है अशोक गहलोत, अभी वर्तमान के अंदर अशोक गहलोत। और वहीं पे इसके गवर्नर जो है वो आपके कौन है, ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कलराज मिश्र जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके आपके गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी राजस्थान के आपसे राज्य पशु पूछ लिया तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आप इनका जो राज्य का डांस कौन सा है, घूमर है, राज्य का डांस घूमर रहेगा। वहीं एक झूमर नृत्य है। एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के अंदर कौन सा नृत्य एक आभूषण के ऊपर बेस है, तो वो आपका कौन सा, झूमर नृत्य हो जाएगा, जो कि इसको बोलते हैं क्या, हरियाणा का गिद्धा, हरियाणा का गिद्धा इसको बोलते हैं। और राजस्थान का आपका राज्य डांस घूमर हो जाएगा। और वहीं पे राज्य पेड़ जो है, राज्य पेड़ कौन सा हो जाएगा, राज्य पेड़ आपका किसका, राजस्थान का, वो हो जाएगा खेजड़ी। तो ये खेजड़ी जो है वो आपका राजस्थान का राज्य पेड़ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में आपका जाना जाता है, हरित क्रांति या जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हरित क्रांति के आपके जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो रहेगा आपका राइट आंसर। कहां से संबंध है इनका, यूएस से, अमेरिका से ये संबंधित हो जाएंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के आपके, ये तो हो गए ना वैसे हरित क्रांति के जनक, लेकिन आपसे पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, हरित क्रांति से
भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन जो है इनको बोला जाता है आपका भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक के रूप में। वैसे बोर लोग जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में देख रखा है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी? दास कैपिटल। तो दास कैपिटल आप लिख सकते हो इसको, दास कैपिटल, या आपकी हो जाएगी DAS और कैपिटल। तो ये किसकी है? तो ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, पेरिस करार जो है वो किससे संबंधित है? तो पेरिस करार या पेरिस एग्रीमेंट जिसको 2015 के अंदर इसको अपनाया गया था, और ये आपका किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। पेरिस जो है वो क्या है? तो पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। किस नदी के किनारे है पेरिस? तो ये सीन नदी के किनारे रहेगा, सीन नदी के किनारे है पेरिस। और अब अगर आपसे पूछ ले आईफिल टावर या एफिल टावर जो वो कहां पर है, ये भी आपका पेरिस के अंदर जो है वो हो जाएगा, आईफिल टावर या एफिल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या आपसे पूछ ले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, तो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है ये आपकी करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत की राष्ट्रीय आय की जो है वो आपकी गणना करता है। इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, जो आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो हो जाएगा। अभी आपसे ये पूछा केंद्रीय सांख्यिकीय जो आपके इसके मंत्री कौन है? तो इससे आपके मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? मिनिस्टर कौन है? तो वो हो जाएंगे राव इंद्रजीत सिंह। तो राव इंद्रजीत सिंह जो है वो आपके हो जाएंगे। और अब राव इंद्रजीत सिंह, इनका संबंध कहां से है? हरियाणा के रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। और ये कहां से जीत कर गए? तो गुरुग्राम लोकसभा सीट से, गुरुग्राम लोकसभा सीट से जीत कर गए राव इंद्रजीत सिंह। और इनका आपका रेवाड़ी से संबंध है। जो आपके केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री आपके ये हो जाएंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली जो है वो हो जाएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो यहाँ पर दे रखा है, वर्ल्ड बैंक जो है इसका आपका स्थापना कब होती है? जुलाई 1944 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके आपके हेड जो है अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जो डेविड मालपस। तो ये डेविड मालपस जो है ये हो जाएंगे इसके आपके अध्यक्ष, किसके? विश्व बैंक के। इसके अलावा आपसे ये पूछ ले इसके अंतर्गत कि इसका हेडक्वार्टर जो वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC के अंतर्गत। वाशिंगटन DC में क्या रहेगा? हेडक्वार्टर इसका। और इसके साथ ही आपसे ये पूछ ले इसके MD जो है वो कौन है? तो वो है अंशुला कांत। अंशुला कांत जो इसके अभी वर्तमान के अंदर MD है, जिनका संबंध कहां से है? इनका रुड़की से संबंध है। कहां से? रुड़की से इनका जो है वो संबंध रहेगा अंशुला कांत का। रुड़की कहां पर? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ई शासन योजना जो इसकी शुरुआत कब की गई? यानी राष्ट्रीय ई शासन योजना का मतलब आपकी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, जो कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई, जो राष्ट्रीय ई शासन योजना, इसके अंदर क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं जो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सारी की सारी सरकारी सेवाएं जो वो उपलब्ध करवाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बना, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी वो भी गंगा नदी। लंबाई कितनी? लगभग आप बोल सकते हो 25 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में जब ये जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जो वो क्या हो जाता है? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से आपका जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी। और इसके साथ ही राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में पाने वाली डॉल्फिन जो है वो आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में हम इनको जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी जो वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो दे रखा है ये आपकी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत। और तिब्बत के अंदर इसको क्या बोलते हैं? टी सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत जो कि किसका अभी इसका अपना चीन का जो है वो आपका हिस्सा है, और वहीं से आपकी निकलती है। इसको वहां पे टी सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये भारत के अंदर कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। और इसी अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश जब यहाँ पे एंटर करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग के नाम से ये जानी जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी।
ठीक है। और ये तो अपनी होगी गंगा। आपसे एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है किसको? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। वैसे गंगा आपकी हो जाएगी राष्ट्रीय नदी और ये भारत की सबसे लंबी नदी भी आपका हो जाएगा। राइट आंसर जो बन गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे यमुना नदी के बारे में आप सभी को पता ही है, ये आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हरियाणा के अंदर कलेसर के पास से एंटर करती है। उसके बाद ये पूर्वी सीमा बनाती है किसके बीच में? आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। और उसके बाद ये जाकर किस में मिलती है? तो ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने की जन धन योजना जो है ये आपकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जन धन योजना एक शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत हर एक आम आदमी जो है उनका बैंक के अंदर अकाउंट खोला गया था। आप सभी को पता है इसके बारे में। जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो खोला गया था जन धन योजना के तहत। और ये आपका बिल्कुल बैंक क्षेत्र से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो आपका रहेगा राइट आंसर। इसकी जन धन योजना जो है इसकी आपकी 15 अगस्त 2014 को इसकी जो वो आपकी अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद आपकी 28 अगस्त को जो है ये शुरू कर दी जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यानी कि हर एक पर्सन के पास जो जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है वो उसका अपना बैंक के अंदर जो वो खाता होना चाहिए। भारत में मतदाता की आपकी न्यूनतम आयु जो वो क्या है? वो आपकी 18 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वैसे पहले उम्र कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष जो वो आपकी उम्र हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसी 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। 18 वर्ष किया गया कब? ये किया गया 1989 के अंतर्गत आपका संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। और इसी 61वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये जो उम्र है 21 वर्ष, जो कि वोट डालने की उम्र है, इसको 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दिया गया? 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। ये दांडी कहां पर है? दांडी, आप इसको दांडी भी बोल सकते हो, दांडी। तो ये दांडी जो है ये आपका कहां पर पड़ेगा? तो ये आपका बिल्कुल गुजरात के अंदर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू की जाती है जिसको बोला जाता है दांडी मार्च। और ये दांडी मार्च जो है ये दांडी मार्च शुरू किया गया कहां से? तो ये साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया, साबरमती आश्रम से। टोटल कितने? 79 इनके साथ इनके शिष्य जो इनके साथ शामिल थे। शुरुआत की जाती है 12 मार्च 1930 को। और उसके बाद ये पहुंचते कब है? 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच जाते हैं और वहां पर दांडी पहुंचते हैं। और ये दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने नमक बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत के लोगों के ऊपर नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद जाकर वहां पर नमक बनाया और ये अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसको खत्म कर दिया और एक नमक सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत कर दी। और इसके साथ ही किसकी शुरुआत की गई? तो शुरुआत की जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप ध्यान रख लेना, गुजरात के अंदर है। गुजरात की सीमा आपकी सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि तटीय सीमा किसकी है? तटीय सीमा यानी कि तटीय नहीं, समुद्री सीमा, यानी कि समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा आपका बनाता है स्टेट? तो वो बनाता है गुजरात। क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो इस तरह से जो मैप के अंदर आप ये देखोगे इस तरह से काफी ज्यादा यहाँ पर एरिया कवर होता है और नमक समुद्र के पानी से बनाया जाता था। इसीलिए आप याद रख सकते हैं बिल्कुल गुजरात में आपका पड़ेगा दांडी, जहां से नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? कमेंट करके आप बताना, कमेंट करके बताना गुजरात की राजधानी कौन सी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया पल्लव के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पल्लव वंश जो है ये आपका, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है वो आपका इसका संस्थापक था। और वहीं पे आपसे ये पूछ ले कि इसका अंतिम शासक कौन था? ये एचएसएससी के 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। तो अपराजित वर्मन जो है वो अंतिम शासक हो जाएगा आपका पल्लव वंश का। और महाबलीपुरम में मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था तमिलनाडु के अंतर्गत, वो किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। तो इसका ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो रहेगा आपका राइट आंसर। एक आपका मंदिर जो है वो आपका कहां पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है।
ये किसके द्वारा बनाया गया, कमेंट करना। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी और आपने सारे के सारे क्वेश्चन नोट भी कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। हर एक एग्जाम के अंदर अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर देखोगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।